नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और आज चर्चा का विषय होगा भारत पे आता एक नया खतरा। जी, मैं बात कर रहा हूँ डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद की बढ़ती कमी पर। जी दोस्तों, चाहे दिवाली पे हम और आप पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहे होंगे या दिए जला रहे होंगे, वहीं पंजाब हरियाणा के किसान और बिहार के किसान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सामने रात भर बिताई उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको डीएपी, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं, नहीं मिल पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीएपी है क्या? जी दोस्तों, ये एक ऐसा रासायनिक खाद है जिसके बिना कोई भी कृषि नहीं कर सकता, रासायनिक कृषि नहीं कर सकता है। जब किसान बिजाई करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसे इस बीज को डीएपी में डुबा के या डीएपी छोड़ के खेत में फिर उसकी बुआई करता है। ये किसानों का तो ये तक मानना है कि बिना डीएपी के उनका बीज जो है वो आगे उगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, डीएपी जो है कोई भी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और इसके बिना आज की तारीख में हमारी जो धरती है, जहाँ पे रासायनिक खेती हो रही है अब 10, 15, 20 सालों से, वहाँ पे कोई फसल नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये तो आप सभी जान रहे हैं कि इस समय पंजाब हरियाणा में किसान जो है जल्द से जल्द अपनी धान की फसल काट के 15 तारीख से पहले कनक की फसल लगाने की तैयारी में है। और उसी समय जो है जब डीएपी की शॉर्टेज हो जाती है या कमी हो जाती है, तो किसान के पास कोई और चारा नहीं होता। यहाँ तक ये भी मानना है कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। भारत सरकार के खुद कई स्टेटमेंट्स आए हैं जिनमें भारत सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लोग डीएपी की होर्डिंग न करें। इसके बावजूद कई जगह छापे पड़े हैं जहां पे डीएपी लोगों ने होर्ड कर रखा था और इसके कारण किसानों को बहुत मुसीबत हो रही है। जिसके पास पैसा है वो उस समय डीएपी खरीद पा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो लाचार है। और इस सब का फर्क हमारे और आप पे पड़ेगा, और ये फर्क इस तरह से पड़ेगा कि जब रबी की फसल आएगी, जी मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल की, जब इस फसल की कटाई होती है, ये तक मानना है विशेषज्ञों का कि अगर सही मात्रा पे डीएपी रासायनिक खेतों में नहीं पड़ा तो फसल पे हर एक खेत पे जो फसल आ सकती थी उससे कई कम फसल आएगी। मेरा कहने का मतलब है कि जिस खेत में मान लीजिए अगर 10 कुंटल गेहूं निकला, उस खेत में 8 या 6 कुंटल ही निकलेगा। तो अब आप सोच सकते हैं इससे हमारी खाद्य सुरक्षा पे और साथ ही साथ बाजार के दामों पे कितना फर्क पड़ेगा। भारत में इस समय डीएपी बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ तक मैं भी आपको एक और बात बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में डीएपी के दाम इस समय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। और ये उतार चढ़ाव अभी से नहीं, ये खरीफ के सीज़न से ही हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जून जुलाई से ही इन दामों में उतार चढ़ाव आना चालू हो गया। भारत सरकार ने उस समय भी कुछ कदम उठाए, लेकिन उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा था कि कंपनियों को आप ज़्यादा पैसा लेने से नहीं रोक सकते हैं। आज वो स्थिति आ चुकी है कि जहाँ पे एमएसपी निर्धारित है पुराने दामों पर किसानों की जो असली लागत लग रही है वो उस एमएसपी के दाम से कहीं ज़्यादा है। किसान परेशान हैं और साथ ही साथ सरकारी तंत्र भी परेशान है। इन दोनों समस्याओं को समझने के लिए हमारे साथ दो विशेष अतिथि आएंगे। उनमें से एक हैं जोगेंद्र सिंह उग्राहा जी, जो काफ़ी प्रसिद्ध किसान नेता हैं और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के 100 जो टॉप 100 भारतीय हैं उनमें से उनका नाम था। और ये बताएंगे कि किसानों को क्या समस्या हो रही है, किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है, और इन सारे विषयों के ऊपर अपनी टिप्पणी देंगे। लेकिन सरकारी तंत्र को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जुगल मोहपात्रा जी, जो पूर्व सचिव रह चुके हैं खाद्य मंत्रालय में, जो हमें बताएंगे कि असली में सरकार को क्या समस्याएं पड़ रही हैं, किस प्रकार से सरकार अपनी तंत्रों में क्या चीज़ें कर रहा है, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो इस समय गतिविधियां हो रही हैं वो भारत में डीएपी के चलन को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। और अंत में दोनों ही अतिथि ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। तो आप दोनों जन का स्वागत है हमारे शो कृषि की बात इंद्र के साथ में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी आज का विषय जो होगा वो है डीएपी की शॉर्टेज के बारे में। दुनिया भर से ये खबरें आ रही हैं कि डीएपी का दाम बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा से कई समय से ये खबरें आ रही हैं कि किसानों को डीएपी सही समय पे नहीं मिल रहा है। और कई कई दिनों तक और रातों तक, इनफैक्ट कुछ ना कुछ ट्विटर पे फोटोग्राफ्स ऐसी आई कि दिवाली की रात तक में भी किसानों को जो है लाइनें लगानी पड़ी सोसाइटी के बाहर, उसके बाद भी उनको डीएपी नहीं मिला। तो इस पे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उग्राह साहब आप टिप्पणी करें कि ये जो डीएपी की समस्या है ये कितनी ज़्यादा है। आपके जो लोग हैं, आपके साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, उनको कितनी मुसीबतें हुई हैं इस बार रबी में डीएपी लाने में अपने घरों तक।
देखिए सर, ये जो गेहूं का सीजन है, गेहूं बीजने का सीजन है, जो इस समय डीएपी की शॉर्ट होती है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि एक तो पीरियड बहुत कम है बिजाई करने का। किसान उधर को ये झोना जो है मंडियों में आया हुआ है काटने का, और समय भी इसका एक सीमित होता है। उसके अंदर कणक की बुआई भी करनी होती है। जब इस समय शॉर्ट पड़ जाता है तो किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और इससे दिक्कत से क्या होता है, तो पैसे भी बहुत सारे किसानों को, खाद भी माड़ी मिलती है, और उसके साथ में कंडीशनें भी लगा देते हैं, भाई ये डीएपी के इतने थैले लेंगे, इतने लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसान को मजबूरी बस पेमेंट भी उसकी जो सीमित पेमेंट होती है, उसकी जो हद बनी हुई कीमत है उससे ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए ये दिक्कत पैदा होती है। ये तो सरकार को पता होगा, साथियों को पता होगा भी क्यों दिक्कतें पैदा होती हैं। मेरी समझ मुताबिक ये टेम्परेरी शॉर्ट वाली बात है। क्योंकि बड़े कारपोरेट अदारे हैं, जो वो जब थोड़ी सी सप्लाई पीछे से कम होती है, जब वो लोगों ने अपना रिजेक्टेड माल निकालना होता है, उस समय वो टेम्परेरी शॉर्ट पैदा करते हैं। और टेम्परेरी शॉर्ट पैदा करके वो लोगों में हाहाकार मचा देते हैं। फिर तो लाइनें लग जाती हैं, उसमें जो लाइनों में जो रिजेक्टेड माल होता है उसको मिक्स करके नकली माल को उसको बेचते हैं, जिसके प्रोडक्शन के अंदर भी फर्क पड़ता है, किसानों की आर्थिकता भी अर्थ पड़ता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है। ये एक मेरी समझ मुताबिक कोई कारपोरेट की खेड है, होती है, चाल होती है उनकी। उस समय ऐसी शॉर्टेज पैदा करते हैं। तो ये इसको सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, और इसके मसले को फौरी समय से पहले हल करना चाहिए। तो मोहपात्रा जी, जोगिंदर जी ने बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दे उठाए हैं। कई बातें इन्होंने, मतलब जो मुझे समझ में आई कि सबसे पहले तो इन्होंने कॉर्पोरेट कल्यूजन की बात की, जहाँ पे कॉर्पोरेट या कंपनियां जो हैं इस जो है कमी का फ़ायदा उठा के किसानों को लूटने के लिए ज़्यादा दाम पे या ख़राब माल बेच रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरी बात कही कि सरकारी तंत्र का इसमें जो है एक अहम भूमिका है। तो आप सरकार में रह चुके हैं, आपके पास इतना तजुर्बा है, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप बताइए आप इस समस्या को किस प्रकार से देखते हैं? और जोगिंदर जी ने जो बातें कही, उनमें आपकी क्या टिप्पणी रहेगी उन बातों के ऊपर? देखिए, इस साल तो शुरू से खरीफ से पहले भी डीएपी का शॉर्टेज का आभास मिल रहा था। इसी वजह आई थिंक जून में सरकार ने डीएपी का सब्सिडी भी बढ़ाया था। आपको याद होगा, उसको हिस्टोरिक डिसीजन बोला गया था। पहले जो रेट ऑफ सब्सिडी जितना दे रहे थे एनबीएस में डीएपी के लिए, उससे 140 गुना बढ़ाया गया था। तो ये आभास तो था। मैं ये बता दूं कि भारत में सालाना करीब करीब 10 मिलियन टन का डीएपी इस्तेमाल होता है, 100 लाख टन। उसका 90% हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। आइदर प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करते हैं, या उसका की रॉ मेटेरियल जो रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड को लाते हैं। हमारे पास रॉक फॉस्फेट नहीं है, हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं बनाते हैं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। तो हम अगर टाइम पे हम वर्ल्ड मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, तो ठीक टाइम पे हमको डीएपी नहीं मिलेगा। ये ही मसला है। कॉर्पोरेट का जो है, जो भारत सरकार के एनपीएस पॉलिसी है, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी सारे जो प्रोड्यूसर्स है या सप्लायर्स है उनको दिया जाता है पर केजी ऑफ एनपी जो निर्धारित होता है। उसके ऊपर जो प्राइस फिक्स करते हैं, जनरली सरकार का एडवाइस है मिनिमम एमआरपी जो होता है रिजनेबल होना चाहिए। सरकार की तरफ से इनफैक्ट बार बार इनफॉर्मल एडवाइस भी रहता है कि प्राइसेस को रिजनेबल लेवल पे रखा जाए। इस साल क्या हुआ, जून में जो प्राइस था इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी का, 550 करीब डॉलर था पर टन, 543। 6 महीने में $100 बढ़ गया है, और ये बढ़ता रहता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सब्सिडी लेवल को जिस लेवल पे जून में जो रखे थे वो फिक्स रखे। अगर हर महीना हम उसको रिव्यू करते, और रबी का जो जोगिंदर जी बताए, सोइंग टाइम में डीएपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, अक्टूबर के सेकेंड पार्ट में और नवंबर के अर्ली। अगर उस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट के लेके इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि मैंने जो कहा 90% इंपोर्ट डिपेंडेंस है, हम टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो काफी मुश्किल होगा। इस बार क्योंकि सब्सिडी रेट कम फिक्स रहा और प्राइसेस बढ़ रहा था,
जो एमआरपी में था उसी पे कंपनी बेच नहीं सकती थी, अगर बेचती तो उनको घाटा होता। तो हम अगर अगस्त सितंबर में थोड़ा सब्सिडी को रिव्यू करके बढ़ा के कंपनी को कह दे कि तुम जाके वर्ल्ड मार्केट से लाओ, उसमें और एक दो समस्या भी हुआ है। मैं बताना चाहूंगा कि खाली इंडिया मार्केट से, वर्ल्ड मार्केट से नहीं खरीदता है, बांग्लादेश नेपाल भी खरीदते हैं। तो जो उनका प्राइस पॉलिसी थोड़ा मेरे ख्याल में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहा होगा। और तृतीय समस्या, थर्ड समस्या जो हुआ है, आजकल थोड़ा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कोविड की वजह से हो रहा है। और मुझे जो जानकारी है, शिपिंग का बहुत देर होता है। और एक समस्या जो शायद ओपनली सरकार नहीं कह रही है, लेकिन ट्रेड सर्कल से जाना जानकारी मिलता है, चाइना से थोड़ा इंपोर्ट के लिए इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी वजह से हमको जितना पर्याप्त इंपोर्ट होना चाहिए नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे जो भारत सरकार की फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, मैं कल देख रहा था, 4 प्रदेशों में डीएपी का काफी सारा शॉर्टेज दिखा रहे हैं। एक तो पंजाब, एक हरियाणा, एक मध्य प्रदेश और एक बिहार। बाकी प्रदेश में कह रहे हैं ठीक ठाक है, मुझे तो फील्ड जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार भी एडमिट कर रहा है शॉर्टेज है। जो रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट है, हमारे नवंबर में 17 लाख मेट्रिक टन चाहिए, तो हमारे पास अभी मौजूद 10 लाख मेट्रिक टन है। तो समस्या है, अगर टाइमली इंपोर्ट आ जाता तो ये समस्या शायद इतना गंभीर नहीं होता। जी, अगर इससे पहले मैं जोगिंदर जी के पास वापस जाऊं, मोहपात्रा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भारत सरकार जो इंपोर्ट करती है, इसको अगर आप बड़ी जल्दी में अगर आप ये समझा सकें कि इसमें कितनी बड़ी कंपनियां हैं। क्या भारत सरकार कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट्स करती है? क्या भारत सरकार अन्य देशों के मतलब सरकारों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करती है? किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करती है? और मुझे लगता है जोगिंदर जी ने भी यही सवाल पूछना चाहा कि क्या इसमें कॉरपोरेशंस का हाथ है? क्या कॉरपोरेशंस प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को लूटने की साजिश रची जा रही है? थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि इसका होता क्या है इसमें। आप लोग जानते हैं, सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी 2 प्रकार का होता है। एक तो यूरिया के लिए है, जहां प्राइस फिक्स्ड होता है और जितने भी जरूरत है सरकार सब्सिडी देता है। पर बैग 300 रुपया करीब फिक्स्ड है। उसके ऊपर जितना जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है या इंपोर्ट कॉस्ट होता है, जितना भी देना पड़ता है, कंपेंसेशन देना पड़ता है, सरकार पूरा सब्सिडी दे। लेकिन फॉस्फेट और रॉक पोटैश में, जैसे डीएपी में, इसमें सरकार एक एनबीएस पॉलिसी 2009 में लाया था। और उसमें क्या होता है कि हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे, पर टन पर केजी इतना सब्सिडी देंगे, बाकी प्राइस आप। तो जो कंपनीज करते हैं, जैसे मैंने कहा, उसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं और कोऑपरेटिव कंपनीज, इफको जैसे बड़ा बड़ा कोऑपरेटिव कंपनीज भी हैं, वो भी सरकारी भी कहा जाता है। तो ये सारे प्राइवेट कंपनी नहीं है, उन्हीं लोगों ने वो खुद मार्केट से, वर्ल्ड मार्केट से इंपोर्ट करते हैं। सरकार इंपोर्ट नहीं करते, क्योंकि सरकार फिक्स सब्सिडी देती है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट है। जी, जोगिंदर जी, अगर आपने खुद ही सुना मोहपात्रा जी को, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा उन प्रदेशों में है जहाँ पे शॉर्टेज चल रही है। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि आपके जो गुट के लोग हैं वो पूरे पंजाब हरियाणा में फैले हुए हैं और इससे कई बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। तो आपको क्या लगता है कि रबी की फसल किस प्रकार से खराब होगी अगर डीएपी की शॉर्टेज हुई, और किसान और साथ साथ खाद्य सुरक्षा पे किस प्रकार का फर्क पड़ेगा? जोगिंदर जी। ये सर ऐसा है भी, आप जानते हैं भी, मैं पहले से बोला है कि जो पीरियड है इसके लिए, कणक की बिजाई का और जोने की फसल को काटने का, ये पीरियड बहुत कम पीरियड होता है। इस पीरियड के अंदर मिथे समय के समय अगर कोई चीज भी, किसी भी सप्लाई कोई रुक जाती है, डीजल की सप्लाई रुकती है, खाद की सप्लाई रुकती है, खास करके डीएपी की सप्लाई रुकती है, तो हमारा जो है सीजन है गेहूं बोने का, वो लेट होता है। जितना भी लेट होगा वो उतना उसका आउटपुट है खेत का, मतलब झाड़ का फर्क पड़ता है। मतलब अगर 20 क्वांटल 22 क्वांटल निकलना है, तो जितने दिन लेट हो जाएगा उसका 2 क्वांटल किले का, 1 क्वांटल किले का पर एकड़ जो है उसका प्रोडक्शन है जो कम होती है। वो प्रोडक्शन, एक तो जो है पैदावार के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 2 स्टेट्स हैं जो पंजाब और हरियाणा, ये मुख्य एग्रीकल्चर गेहूं की जो पैदावार है इधर, जिसका रकबा इसका बाकी स्टेटों से ज्यादा होता है, और डीएपी का खपत भी इन दोनों स्टेटों में ही ज्यादा होता है। इसमें
एक तो बड़ा फर्क पड़ेगा भी, प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा कि दो स्टेटों में गेहूं ज्यादा पैदा होता है कि अगर जितना वो डिले होगा बिजाई के लिए, जितना भी लेट होगा उतना ही प्रोडक्शन पैदावार के ऊपर उसका असर होगा। एक तो ये बड़ा नुकसान वाली बात है जो नेशन का है, पूरी नेशन के लिए नुकसान। दूसरी चीज है जो किसान है, किसानों को ज्यादा जब शॉर्ट होता है, तो जितना जब उसका गेहूं लेट होता है, बिजाई के लिए खड़ा है, लेबर खड़ा, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, तो वो जितना पैसा 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया एक थैला के मगर ज्यादा मांगता है, तो ज्यादा पेमेंट करके वो ले आता है मजबूरी बस, उसको पेमेंट ज्यादा करना पड़ता है। तीसरी चीज में उसको क्वालिटी भी नहीं मिलती, जो क्वालिटी ऐसे तो बाजार मार्केट के अंदर अगर आम बादू माल सप्लाई है तो हम देख कर लेकर आएंगे, भी अच्छा है तो ले जाएंगे, नहीं अच्छा है तो छोड़ जाएंगे। इधर अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, हमें डीएपी चाहिए, कैसा भी हो दे दो, ले जाएंगे, हमने गेहूं बोना है। ये तीन चीजें का असर पड़ता है इसके ऊपर, किसान की आर्थिकता के ऊपर भी और नेशन की प्रोडक्शन के ऊपर भी, गेहूं के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसका कुल मिलाकर अगर कहें भी हमारे पूरे राष्ट्र को, हमारे पूरे देश को इसका एक तो नुकसान होता है। अगर किसानों की आर्थिकता के ऊपर भी असर पड़ता है इसका, तो भी देश का ही लॉस है, समझो, इसके अंदर हम समझते हैं। इसलिए ये दूसरी बात इसमें ये है कि जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो हमारा जो होलसेलर है बड़े बाजार के मार्केट के अंदर, जिसको हमको आप कारपोरेट नहीं कहेंगे, बड़े दुकानदार हैं जो, मतलब उनको वो जब शॉर्ट पड़ती है तो उनके पास जो माल पड़ा होता है उसको वो स्टॉक कर लेते, बहुत बड़ी पद्धर पे। अभी हरियाणा की एक दिन की बात है, मैं सोशल मीडिया में देखा है, एक गोदाम को किसानों ने घेरा पाया हुआ है और उसको जब पुलिस ने खोला वो गोदाम पूरा फुल उसका डीएपी का भरा हुआ था। ऐसी भी बातें आती हैं, इनके ऊपर सरकार को थोड़ा केयर करना चाहिए। और सरकार को, जैसे साथी जी ने बोला है, ठीक है इनकी बात, ऐसा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ भी सरकार को कुछ भी किसी भी कीमत पर जो है, आप हम तो साधारण किसान हैं जी, तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं इनके पास, इनको तो एडवांस ही पता होना चाहिए कि हमें 10 साल के लिए कितनी कितनी चीज की जरूरत कहाँ कहाँ कब कब पड़ेगी। इनको अपनी जिम्मेवारी ये निभानी चाहिए। ये शॉर्ट आगे से जो शॉर्ट पड़ती है एडवांस ही ले लें, कैसे कितना माल चाहिए। देखिए डिफरेंसेस की बात तो आपने बता ही दी है कि हाँ ठीक बात है, अच्छी बात है। हम डिबेट, उसी डिबेट को डिबेट मानते हैं। जो लोग अपनी बात को कबूल करें, हम हमारी भी गलती होगी हम भी कबूल करेंगे। ये लोगों ने मान लिया भी ठीक है, इतना शॉर्ट का डिफरेंसेस तो है, सब्सिडी का पड़ गया, कहाँ सप्लाई का पड़ गया, कहीं दिक्कतें पड़ती रहती हैं, ये ठीक बात है, ये पॉजिटिव सोचनी है, इसी डिबेट का फायदा होता है, नहीं तो एक दूसरे को तुम देने वाली डिबेट कोई डिबेट नहीं होती। इसलिए हम समझते हैं अभी आगे से ऐसा जो है शॉर्ट पड़ती है तो इसको सोचना चाहिए सरकार को। अगर किसान नहीं है तो कोई भी नहीं है देश का। अगर प्रोडक्शन में कमी पड़ेगी तब भी नेशन का, देश का नुकसान है। अगर किसान की आर्थिकता टूटती है तब भी देश का नुकसान है। इसलिए हम चाहते हैं भी ये इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए और इसकी जो जहां पर स्टॉक पड़ा हुआ है, जमा पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए नीचे हिदायत करें भी भैया किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जमा, तो उसको जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई करो। और वो जो जल्दी, अभी दिन ही है, अभी आज हो गया 6 तारीख है, मेरे ख्याल में 15 नवंबर के बाद तो गेहूं बहुत लेट हो जाएगा, बहुत पिछेती खत्म हो गया। 15 तक 20 नवंबर तक तो बुआई खत्म हो जाएगी। उतनी देरी 15-20 दिन की जरूरत है, फिर तो 1 साल के पूरे चली जाएगी बात। उसके बाद में डीएपी किसने पूछना है, कोई नहीं पूछेगा। मैं समझता हूँ ये सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, सरकार को इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। जहां से भी इसकी शॉर्ट पूरी होती है, जैसे भी इनकी शॉर्ट पूरी है, सरकार लॉस उठाए और इसकी शॉर्ट पूरी करके किसानों को सप्लाई करे। जी, तो आपने जी बहुत ही बढ़िया बात कही कि एक प्रकार से जब भी किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे कोविड काल ने सबने देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी होने लग गई, तो आज की तारीख में डीएपी की कालाबाजारी क्यों नहीं होगी। एक और 2-3 और मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप दोनों में से कोई भी टिप्पणी कर सकता है। कि मोहपात्रा जी, आपने सबसे पहले कहा कि सरकार ने एक ऐलान किया कि इस समय सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है सरकार फर्टिलाइज़र के ऊपर या खाद के ऊपर, लेकिन ये भी खबर थी कि डीएपी का बैग जो है वो छोटा कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? दोनों में से जो चाहें आप इस पे जवाब दे सकते हैं। मुझे जानकारी है इस विषय में। यूरिया का बैग छोटा हुआ है जो 50 किलो से 45 किलो है। मेरे जानकारी में जो है कि डीएपी या अदर P&K फर्टिलाइजर का कोई बैग का जो साइज था वही है। लेकिन आपने जो जोगिंदर जी ने कहा, जो अभी हमको दो
विषय में सोचना चाहिए। एक तो शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं किसानों को मदद करने के लिए। एक तो जैसे कहे कि जहां से हो जितना इंपोर्ट्स जल्दी किया जा सकता है वो करें। अभी कंपनीज को कहा जाए जहां है प्रोडक्शन बढ़ाएं, बाहर से विश्व बाजार से लाएं, जहां भी लाएं वो जितना अवेलेबिलिटी बढ़ाना है वो करना चाहिए। सेकेंडली, जो ग्राउंड लेवल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबको जैसे मिले, कोई होर्डिंग ना हो, कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी खबर आया है कि जो 1200 रुपया केजी बेचना चाहिए पर बैग, वो 1400-1600 में बेचा जा रहा है, कहीं कहीं ये खबर भी आ रहा है। ये ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने का दायित्व पूरा सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। और कहीं होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये करना है। बाकी और एक शॉर्टेज का जब सिचुएशन का खबर आता है, आजकल सोशल मीडिया में खबर बहुत जल्दी फैल जाता है, उसमें लोगों को जैसे होर्डिंग, किसानों भी जितने आवश्यक है वो रखना चाहिए। उनका तो बिल्कुल उनका आशंका बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेंगे पहले भी आगे भी नहीं मिलेगा तो ज्यादा खरीद लेंगे। थोड़ा सबको मिलने जैसे मिले वहां भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये आज का नहीं। मैंने जैसे कहा कि 90% हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है। ये इंपोर्ट डिपेंडेंस को हमको कैसे टैकल करना है, बाहर जाके रॉक फॉस्फेट सोर्सेस हम पे कैसे हम एक्विजिशन करें, कैसे फॉस्फरिक एसिड प्लांट्स में, कंपनीज में कैसे हमारा शेयर बढ़े। तो कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक व्यू होना चाहिए, क्योंकि हमको डीएपी तो चाहिए। और एक सवाल और एक सुझाव भी कृषिविद ने बताया है कि देखिए, यहाँ तो पी और फॉस्फेट का जरूरत है। सोइंग के टाइम फॉस्फेट खाली डीएपी में नहीं होता है, एनपीके जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में है वो भी, एसएसपी में भी है। तो अगर डीएपी नहीं मिलता है, जहाँ लोकल अपने जो कृषि कर्मचारी हैं उनका सुझाव लेके कितना एनपीके और एसएसपी दे के जो सिचुएशन को सुधार किया जा सकता है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो मोहपात्रा जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन किसान को जब आप बात करें, किसान के पास जाएं, तो मुझे तो नहीं लगता कि जो भी किसान आज तक रासायनिक खेती करता है वो डीएपी के बिना बोने की भी सोच सकता है। इस बार कई बार बारिश हुई, उसमें किसानों ने कई बार फिर से उन्होंने बिजाई की, और हर बिजाई में इस बार डीएपी ज़्यादा लगा। और दुनिया में ये भी एक बात आगे निकल के आ रही है कि हमारे जो दुनिया के फॉस्फेट के रिजर्व्स हैं, या जो जितना दुनिया में फॉस्फेट है, माना जाता है कि 2060-2070 तक वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और इसमें मैं चाहूँगा जोगेंद्र जी आप भी आगे बढ़ के आगे आएँ कि क्या किसानों को रासायनिक खेती को छोड़ के एक दूसरी ओर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में फॉस्फेट के जो रिजर्व्स हैं और वो सारे के सारे बहुत ही कम हैं और सीमित हैं। तो इसके ऊपर जोगेंद्र जी पहले आप टिप्पणी करें, उसके बाद मोहपात्रा जी आप इसके बाद आप कहें। जोगेंद्र जी। देखिए सर, मेरा तो ये मानना है कि एग्रीकल्चर को किसी के ऊपर डिपेंड होना, देश को किसी के ऊपर डिपेंड होना, ये ज्यादा खतरनाक होता है। किसी के ऊपर कोई भी निर्भर होता है तो उसके ऊपर उसी की तरफ वो कभी भी शॉर्ट पा के कभी देश का नुकसान कर सकता है। मैं तो साथी को ये निवेदन करूंगा कि भाई आप एग्रीकल्चर में को डेवलप के लिए बजट में पैसा ज्यादा रखें, और लोगों को, यूनिवर्सिटियों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो लोगों को नई फसलों और नए तरीके की फसलों, कम खाद से, इसका कौन सी खाद से, ये डीएपी का फास्फोरस कहाँ से और ज्यादा पैदा हो सकती है, नई तकनीक निकालें, नया कोई तरीका निकालें जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़े और पैदावार बढ़े, और कम इनपुट्स है जो खेती के ऊपर कम दाम में इनपुट्स कम हो और आउटपुट ज्यादा हो, खेती मुनाफे वाली हो, देश का भी फायदा हो। ऐसी ऐसी तकनीक के लिए तो जो खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी है, पीए जो है, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, दूसरी स्टेटों में खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी है, उनको जो पैसे की है दिक्कत आती है, फंडिंग की दिक्कत आती है, जब बजट में पैसा होगा तभी उनके पास फंड होगा। लेकिन हमारे जो, माफ करना, हम आपके ऊपर तय करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो असल विदेशी पॉलिसी के का उसके ऊपर दबाव बना हुआ है। जो विदेशी पॉलिसी है, विदेशी पॉलिसी नहीं चाहती कि हिंदुस्तान अपने आप पर निर्भर हो।
हिंदुस्तान को जो खाने की पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, वो दूसरे मुल्कों में, यूरोपियन कंट्री में बहुत मन टन उनके पास वाधु पड़ा हुआ है। भाई आप गेहूं बंद कर दो, आप चावल बंद कर दो, ये बिजना पानी नीचे चला गया, खाद की शॉर्ट, टेम्परेरी शॉर्ट, हमें कुछ बातें हमारी सुई वहां चली जाती है, शक के घेरे में चली जाती है। कहीं ये कारपोरेट की खेड तो नहीं है, टेम्परेरी शॉर्ट पीछे से पैदा कर दिया हो, भी सप्लाई ना करो भाई, इनकी प्रोडक्शन कम हो जाए, जहाँ इनको आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, जैसे हमारे पर कंडीशनें लगा रहे हैं वो लोग, कभी कभी भाई सब्सिडी खेती के ऊपर बंद कर दो, सरकारी खरीद आप बंद कर दो, सरकारी मार्केट बंद कर दो। ये हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसी के मुताबिक हमारी सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। हम तो साथियों को अपील करेंगे, भाई आपकी बात सुनती है सरकार, आप सरकार से बात करें, और खेती जो है वो हमारा मुख्य एक धंधा है, जिसमें ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, नई तकनीक के साथ इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बजट में पैसा रखना है, केंद्रीय बजट में पैसा रखना है एग्रीकल्चर के लिए, वो पैसा का बढ़ोतरी की जाए और उनको डेवलप किया जाए। यूनिवर्सिटियों को उधर से खोज निकाल कर जो है सेल्फ डिपेंड देश को करने के लिए उधर कदम उठाने चाहिए। ये साथी से हमारी निवेदन। मोहपात्रा जी, आप कैसे रिप्लाई करेंगे इन सारी बातों का? जोगिंदर जी ने बड़ी गंभीर बातें कही हैं फिर से अपनी टिप्पणी में। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या तंत्र है? आपने सारी बातें अंदर से देखी हैं, आप इन सारी चीज़ों के साक्षी हैं, जो जो बातें जोगिंदर जी ने बोली हैं, तो आपका क्या रहेगा आखिरी टिप्पणी इसके ऊपर? मैं ये सहमत हूँ कि कृषि को जो जैसे कृषि ठीक ठाक चले भारत में, इसके लिए हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़े, ये तो बहुत सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि फॉस्फेट का रिजर्व हमारे पास है नहीं, सो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमको होना चाहिए, कैसे हम बाहर जाके फॉस्फेट रिजर्व्स ले सकें और हमारे सप्लाई लाइन को हम सिक्योर कर सकें। जैसे मैंने एक उदाहरण दूंगा, हमारे पास गैस नहीं है इंडिया में, नेचुरल गैस बहुत कम होता है, जितने जरूरत है उसका 1/3 है बाहर विदेश से आता है। लेकिन हमने जाके हमारे कंपनी जो कोऑपरेटिव कंपनी जाके ओमान में एक कंपनी सेटअप की है, वहां से फर्टिलाइजर आता है, यूरिया आता है बहुत सस्ते दर में। तो ऐसे हम अगर हमारे पास यहाँ नहीं है तो हम बाहर जाके भी इन्वेस्ट करके हमारे यहाँ डीएपी ला सकते हैं। वो तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए। और जैसे कहे रिसर्च डेवलपमेंट, उस पर बल देना चाहिए, ज्यादा जितना पर्याप्त आप बजट चाहिए वो भी देना चाहिए, मैं सहमत होगा। एक बात कहना चाहिए कि हम बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम देखे हैं यूरिया सबसे ज्यादा हो जाता है और डीएपी और पोटास कम होता है। बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैसे होगा, उस पे सॉइल हेल्थ कार्ड को व्यवहार करके कैसे बैलेंस यूज कर सकते हैं, उस पर भी हमारे जिम्मेवारी है, हम शायद ठीक से नहीं निभा पाए। और फाइनली ये कहा जाएगा, जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक परंपरागत की बात में, परंपरागत तो पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका ने पूरा डिसाइड किया रिसेंटली कि हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक करेंगे, लेकिन 3-4 महीने में उनको पॉलिसी रिवर्स करना पड़ेगा। जहां हो सके आप ऑर्गेनिक परंपरागत कृषि को बढ़ावा दें, लेकिन फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर उसको कितना रैशनलाइज कर पाएंगे उस पर भी ध्यान दें, और कैसे हमारा सप्लाई लाइन सिक्योर रहे वो उस पर हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन का द वायर के शो में आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। और दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं जोगिंदर जी से, मोहपात्रा जी से और विषयों के बारे में या खाद्य की और कुछ बातों के बारे में, तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करने के लिए या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पे कृषि की बात हैशटैग के साथ अपनी बात लिखने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जन का, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद कि आपने हमारा शो देखा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।